17वीं बीपीएससी के लिए है। तो 17वीं बीपीएससी जो एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोग प्रैक्टिसिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन रहता है इस बुक में। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन फॉर ऑल सेट्स, मतलब कि पूरे क्वेश्चन देखते हैं कि पूरे सेट्स का कैसे है, किस पैटर्न में है। वैसे कि कितना टॉपिक से कौन सा प्रश्न आता है वो प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इतिहास से इसमें 30 प्रश्न आता है, राज्य व्यवस्था से 13 प्रश्न आता है, और उसके भूगोल से आएगा 15 प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन से 2 प्रश्न आ जाएगा, सामान्य विज्ञान से 27 प्रश्न आता है, जिसमें आ जाएगा आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब। उसके बाद ये अर्थशास्त्र कितना प्रश्न आता है, 12 प्रश्न आता है, कभी कभी 10 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। पर्यावरण परिस्थिति से 3 प्रश्न आ जाता है, कभी कभी 4 प्रश्न भी आता है। समसामयिक से कितना प्रश्न आता है, 20 प्रश्न, कभी कभी 25 प्रश्न आ जाता है। कभी कभी तो पहले 30 प्रश्न आ जाता था, जब 66वीं 67वीं बीपीएससी होता था तब 30 35 प्रश्न क्वेश्चन आता था समसामयिक से। अब मान लीजिए 20-25 आता है, 20 कभी आएगा, कभी 25 आएगा। फिर उसके बाद बिहार विषय से 10 प्रश्न पक्का आता है इसमें। फिर उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आता है। तो ये करंट अफेयर में भी आ जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस में भी आ सकता है, साइंस एंड टेक में भी आ जाता है। जो वर्तमान में चर्चा में रहता है वो भी उससे भी आता है। अब विविध से यानी मिसलिनियस से 3 प्रश्न आता है, ठीक है। उसके बाद गणित एवं रीजनिंग, इससे तो 10 प्रश्न पक्का ही आता है, 10 प्रश्न फिक्स रहता है। तो इसको आप लोग देख लिए। चलिए देखते हैं, चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करते रहिए आप लोग, ताकि कई लोग इससे जुड़े। आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एग्जाम में पढ़िएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है। ऐसे भी सिली मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में और आंसर गलत लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिए आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य पूछा गया है। तो पहला दिया, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। दूसरा, इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था। तीसरा, इस युग के निवास स्थल सोवन घाटी से मिले हैं। चौथा है, इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो ए वाला असत्य है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य पूछा गया, सत्य जो है वही बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला है कि उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, सही है। दूसरा, दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था, ये भी सही है। तीसरा, पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक था, ये भी सही है। चौथा है, पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था, ये गलत है। तो इसे पूछा गया कि जो सत्य वो बताइए, तो बी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। अब इसको जानिए, पूछता है कि कहाँ कहाँ कौन सी नदी तक विस्तार था, किस राज्य तक था। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता जो हो गया हम लोग का, तो देखिए स्थल, इसका स्थिति और नदी सब पूछता है। तो उत्तरी सीमा क्या है, स्थल मांडा में, मांडा में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, ठीक है। स्थल है मांडा में, और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी पर है उत्तरी स्थल। अगर दक्षिणी सीमा की बात करें सिंधु सभ्यता का विस्तार का, तो दक्षिणी में दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। अब किस नदी के तट पर, तो गोदावरी नदी तक। अगर पूर्वी सीमा की बात करें हम लोग, तो आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर हो जाएगा कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और कौन सी नदी पर, तो हिंडन नदी पर। हिंडन नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ तक फैला है, ये पूर्वी सीमा तक। अगर पश्चिमी सीमा का आप बात करें, यहाँ पर पश्चिमी सीमा, तो सुत कांगेडोर हो जाएगा स्थल। और ये कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में स्थित है। और किस नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर। इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट किया था बीपीएससी परीक्षा में, खासतौर से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा क्या गया कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य वही बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्या है इसमें, पहला कि सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, हाँ थी। दूसरा है कि सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, ये भी सही है। तीसरा कि आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 तीनों ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है, तो पहला है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले को दिगंबर कहते थे, ये गलत है। दूसरा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थंकर है, सही है। तीसरा कि जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल बी सही है, बी में दिया दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्यों सही नहीं, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों का जो उपदेश देते थे वो तीर्थंकर कहलाते थे, ना कि दिगंबर। क्या कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिली हैं? जिस स्थान से नहीं मिली वो है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्थान। अब कौशाम्बी से क्या मिला है, तो यहाँ से जो है महाजनपद कालीन किले की दीवार के अवशेष मिले हैं, और इसके एक भाग का निर्माण जो है संभवतः 2500 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुई ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है। पहला इसमें कि यह आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था, हाँ ठीक है। दूसरा इसमें हो जाएगा कि यह आक्रमण डेरियस के नेतृत्व में हुआ था, हाँ ये भी सही है। तीसरा है कि डेरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया था, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि डेरियस जो है सासायनी वंश से संबंधित था, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा सही होने के कारण सही उत्तर बताना था, तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा सी, पहला दूसरा तीसरा सही है। देखिए डेरियस किस वंश से संबंधित था, तो ये भी जाना जरूरी है। तो ये जो था, ये दार यवहू या डेरियस या दार यवहू कहते हैं, जिसे दार यवहू, इस वंश से ये संबंधित था, इस वंश का ये शासक था, ठीक है। वैसे पूछा नहीं गया बीपीएससी में,
लेकिन बता रहे हैं था तो। देखिए नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है? किसके ग्रंथ में मिलता है? कई बार भी पूछा गया, तो विशाखा दत्त सी आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शुंग वंश के शासक हुए थे। अब उत्तर भारत में जो मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग वंश, और उसके बाद कौन हुए थे? कण्व हुए थे। ठीक है, फिर शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? पूछा था, तो 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कई बार पूछा गया बीपीएससी परीक्षाओं में, आप लोग को मालूम होगा प्रीवियस देखते होंगे तो। और अन्य इसमें डिटेल देखिए कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी, और इस बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में और प्रश्न देख लीजिए आता है कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र में थी। उन्होंने जो है मेनेंडर और डेमेट्रियस नामक के 2 यूनानी राजाओं के हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उन्होंने कलिंग राजा खारवेल के हमले को भी विफल कर दिया था और उन्हें विदर्भ पर विजय प्राप्त हुआ था। ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गुप्त राज्य क्षेत्र, एक तरफ दिया अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है गुप्त राज्य क्षेत्र? तो देखिए अनुगंग जो है मध्य गंगा का मैदान में है। ठीक, प्रयाग जो है इसे तो आधुनिक प्रयागराज जो है इलाहाबाद में स्थित है। साकेत जो आधुनिक दिल्ली बताया गया, यही जो है सत्य नहीं है, तो यही सी हो जाएगा। अब साकेत क्या है? तो ये है आधुनिक दिल्ली में नहीं, ये अयोध्या में अवस्थित है। कहाँ पे? अयोध्या में अवस्थित है। ये गुप्त साम्राज्य का है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। मगध कहाँ पे था? आधुनिक पटना में। तो ये सब लोग जानते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजवंशों का शासन था? देखते हैं, कूट दिया है इसमें, बताना है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, पहला, तीसरा, चौथा, छठवां। पहला में मगध के गुप्त, उसके बाद तीसरा हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति, चौथा या कन्नौज के मौरवरी, और छठा क्या हो जाएगा? वल्लभी के मैत्रक। ये हो जाएंगे, तो पहला, तीसरा, चौथा, छठा हो जाएगा। इसमें से किस तुर्क सरकार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर उसका हो जाएगा ए, अल्पतगीन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला के उपयुक्त में इसे पूछा गया है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इल्बरी वंश का उत्थान हुआ था। तो हाँ, हुआ था, सही है। दूसरा, ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो गलत है। तीसरा, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो सही है। चौथा हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक्तादार उसका पुत्र आराम से था। ये गलत है। पहला, तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद गौरी ने अपने जो मृत्यु से पहले अपने साम्राज्य का बंटवारा करके उनके शासन को 4 गुलामों के हाथों में सौंप दिया था। और उसके बाद देखिए, और इस बंटवारा में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इल्बरी वंश का उत्थान हुआ था। जबकि ध्यान देने योग्य क्या बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश से संबंधित था। किससे? कुतुबी वंश से। ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन किस वंश से संबंधित था? कुतुबी वंश से। और ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। किसका? संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ऐबक ने। नेक्स्ट इसके बारे में ये जानने लायक बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक्तादार इल्तुतमिश था, जिसके ऐबक के पुत्र आराम शाह को युद्ध में हराकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर का, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शक्तियों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का पालन किया था? तो इसका आंसर कभी जलालुद्दीन खिलजी ने किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पहचाना, तो पहला कि इसके शासनकाल में तमिशीरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। सही है। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। ये भी सही है। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा कि अली गुरु शास्त्र का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेल करें, सही सुमेलित करना है। देखते हैं, मोट की मस्जिद किसने स्थापित किया? सिकंदर लोदी ने। सही। अलाइद रोय अलाउद्दीन खिलजी ने। जमाली कमाली मस्जिद किसने स्थापित किया? इब्राहिम लोदी ने। उसके बाद बेगमपुरी मस्जिद तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, सी का चौथा हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो बस ये अपोजिट दे दिया दूसरे के, लेकिन ये सही है। ठीक, ऐसे मिलाना है। चलिए देखते हैं, यार और बुक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बना लिया था। सही है। दूसरा, गुरु विद्याधर के निर्देश पर वे हिंदू धर्म में पूरा दीक्षित हुए। भी सही है। तीसरा कि उन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ये गलत हो जाएगा। तो इसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो ये सही है, तीसरी वाला, पहला दूसरा सही है। अब इनका पॉइंट कुछ जाने जो एग्जाम में आता है और आने का संभावना है। तो इसमें पहला पॉइंट ये याद करिए कि संगम वंश का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम द्वारा संगम वंश का स्थापना हुआ था। दूसरा ये है कि पूछा जाता है, तो उसका देखिए कि जो है समकालीन किसके थे? हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। तीसरा पॉइंट ये बताया कि इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो हरिहर प्रथम ने सर्वप्रथम अने गोंडी को तथा बाद में जो है हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया विदेशी यात्री और सूची सेकंड में शासक दिया। कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में थे? देवराय प्रथम के। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय के। और एडवर्ड बारबोसा तो कृष्णदेवराय के। और चौथा क्या हो जाएगा? कर्नाडिस नूनिस तो अच्युत देवराय के शासनकाल में आए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 चारों ही सही है, सही सम्मिलित है। ठीक, देख सकते हैं। अब भक्ति आंदोलन के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। तो पहला है भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था, सही है। दूसरा है शैव परंपरा को अपनाने वाला नयनार कहलाए और वैष्णव परंपरा को मानने वाले अलवार कहे गए। ये भी सही है, तीनों सही होने का डी आंसर हो जाएगा। ये सब आता है परीक्षाओं में, लिख सकते हैं। बाबर के समकालीन सफावी लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कि सफावी राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, सही है। दूसरा, सफावी लोग हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानते थे, ये भी सही है। तीसरा, सफावी सुन्नी संप्रदाय के पक्षधर थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, तीसरा असत्य क्यों है? क्योंकि सफावी लोग जो सुन्नी के नहीं बल्कि शिया संप्रदाय के पक्षधर थे। देखिए, सही सम्मिलित करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में दिया अधिकारी, और कौन से अधिकारी किस विभाग से संबंधित है ये बताना है, सही सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। वैसे देख लीजिए, पहले जाएगा डी हो जाएगा। जैसे बरीद जो है सूफिया अधिकारी कहे जाते थे। उसके बाद आएंगे वाकिया नवीस, तो सूचना अधिकारी कहे जाते थे। अमल गुजार जो होते थे, ये क्या कार्य करते थे, किससे संबंधित थे? तो भू राजस्व अधिकारी से। और काजी क्या थे? तो न्याय प्रशासन से संबंधित थे। ये सब ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? जो सही सम्मिलित बताना है। एक तो दिया संगठन, एक तो दिया नेता। कौन संगठन जो है स्थापना किस नेता ने की थी? तो आदमी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, महत्वपूर्ण है, सही भी है। दूसरा, प्रार्थना समाज के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे, ये गलत है। तीसरा, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग कहे जाते हैं, गलत है ये भी। बस केवल पहला सही है कि आठवीं सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है। अब इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जाता कि ये उद्देश्य क्या था इनका आठवीं सभा स्थापित करने का? तो उद्देश्य क्या था कि वेदांत के केशववादी आदर्शों का प्रचार करना और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन की सहायता से। कहाँ पे की थी? तो बॉम्बे में की थी इन्होंने। तीसरा, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। कि राष्ट्रप्रधान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सेनापति जो है वो क्या कहलाते थे? सरे नौबत कहलाते थे, सही है। दूसरा, समारोह का दायित्व पंडित राव संभालते थे, ये गलत है। तीसरा, धर्मार्थ धार्मिक प्रशासन से जुड़े थे जो सुमत, ये भी गलत है। तो पहला सही होने का केवल एक आंसर सही हो जाएगा, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसका डिटेल, क्योंकि जरूरी है, आता है। तो पेशवा क्या कहलाते थे? तो ये वित्त और सामान्य प्रशासन के कार्य करते थे पेशवा। बाद में पेशवा का पद जो है प्रधानमंत्री में बदल गया, ठीक है। दूसरा कि सर नौबत या सेनापति क्या करते थे? सैन्य कमांडर होते थे, पूछा जाता है। और उसके बाद अमात्य क्या कराते थे? अमात्य के बारे में बहुत बार पूछा था कि शिवाजी में जो अष्टप्रधान थे उसमें अमात्य किससे जुड़े थे? तो महालेखाकार अमात्य होते थे। चौथा के वाकिया नवीस जो थे ये गुप्तचर थे और डाक एवं घरेलू मामलों की देखरेख करते थे, वाकिया नवीस। सचिव क्या होते थे? वो पत्रकार होते थे। सुमंत तो विदेश मंत्री होते थे और न्यायाधीश तो न्याय करते थे। और पंडित राव क्या होते थे? धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन के संबंधित थे पंडित राव, ठीक, ध्यान रख सकते हैं। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया कौन सा सही है वो बताना है। पहला है 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए, सही है। दूसरा, 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही होने के कारण एक आंसर सही हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि 1813 में जो है मतलब किस अधिनियम में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। ये सब ध्यान रख सकते हैं। 1813 का जरूर पढ़ जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर डी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। इसके बारे में पूछा गया कई बार। एक का आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है, पूरा पढ़ते पहले। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ, ये गलत है। जो सही नहीं वो बताना है, तो ये पहला ही हो जाएगा। दूसरा, किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन शुरुआत थी, हाँ हुई थी। तीसरा, कि मदारी पासी का और एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, जो मदारी पासी थे वो एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, हाँ थे। चौथा, कि मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी सही है। तो इसे पूछा गया सत्य नहीं वो बताना, तो ए आंसर हो जाएगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 2 1 3, यानी बंग भाषा प्रकाशिका सभा का पहले गठन हुआ, उसके बाद हुआ था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
फिर उसके बाद हुआ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, फिर उसके बाद लास्ट हुआ मद्रास महाजन सभा का। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा क्या गया है, सत्य पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो पहला है, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा है, सही है। दूसरा, इस मामलों को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही बताना है इसमें। पहला, नए करों का भारी बोझ। दूसरा, आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार। तीसरा, स्वदेशी उद्योग का विनाश। तो सब सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही होने का डी आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे पूछा गया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला, इसमें केंद्रीय यानी इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 तहत। तो सही है। दूसरा, कुछ गैर सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव के एक तत्व को स्वीकार किया गया, किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तहत, ये भी सही है। तीसरा, निर्देशक मंडल की सदस्य संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। तो निर्देशक मंडल की संख्या घटाकर 18 कर दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक ये दिया गया इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्देशक मंडल की सदस्य संख्या को 18 किया गया, किसके तहत, तो ये किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, ना कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से, ठीक, इसलिए गलत हो गया। पहला दूसरा सही होने का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको याद रख सकते हैं, 18 किसके तहत किया गया था, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पूछा जा सकता है, देख सकते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था, तो आंसर इसका होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। देखिए पूछा गया कई बार बीपीएससी परीक्षा में, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, हुबहू ऐसे ही प्रश्न उठा के पूछ लेता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सही सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अधिनियम दिया है और सूची सेकंड में दिया प्रावधान, किस अधिनियम में क्या प्रावधान है वो बताना है और सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसका आंसर, पहले देखिए डी हो जाएगा 4 3 1 2, ऐसे कर देते हैं 4 3 1 2, देख लीजिए। 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान है कि विधि निर्माण की शक्ति सपरिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित है, ठीक है। बी वाला हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या प्रावधान है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। और तीसरा जगह 1858 के अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम में बताया गया है, प्रावधानित किया गया है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, तो आंसर डी हो जाएगा सही। प्रस्ताव में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है। पहला की ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र हो, तो ये सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका, तो ए ही सही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो बताना है। पहला, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं, गलत है। दूसरा, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, ये भी गलत है, तो आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब क्यों सही नहीं, देखिए नागरिक वो होता है जो किसी भी देश का सदस्य होता है तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेता है, शासन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है। दूसरा, नागरिकता में अधिकार तथा कर्तव्य दोनों शामिल होते हैं और भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा स्वीकृत कुछ अधिकार दिए गए हैं, साथ ही संविधान में उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, जैसे कि उदाहरण में बताएं तो अधिकार के रूप में मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा कर्तव्य के रूप में कानूनों का पालन करने एवं करों का भुगतान करने आदि इसमें शामिल होते हैं, ठीक। इसलिए इसमें अपोजिट दिया गया था, इसलिए गलत है, डी आंसर हो जाएगा, न तो एक सही और नहीं तो सही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा सी, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकारों का सबसे सही वर्णन करता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे पूछा क्या गया, पहले देखते हैं। इसे पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, जो सही वो बताना है। पहला, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, सही है। दूसरा, अधिकार परीक्षा के रेट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो ये गलत है। तीसरा, जब कोई भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश रेट जारी कर सकता है, तो सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो पहला तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करता है, ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा सही होने के कारण कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी, दूसरा गलत था। अब दूसरा क्यों गलत था देखते हैं, परमादेश के बारे में दिया है दूसरे में। हाँ, परमादेश क्या होता है कि जब कोई शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश रिट जारी करता है, इसमें अलग दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। अब एक बात आता है कि उत्प्रेषण क्या होता है। उत्प्रेषण के बारे में जानिए क्या होता है, उसके बारे में पूछा था। किसी निचली अदालत या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार की कोई कार्य करने पर उत्प्रेषण रिट को जारी न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब प्रतिषेध रिट के बारे में पूछा था कि ये क्या होता है, तो किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध
यह रीट जारी की जाती है जिसके माध्यम से न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोका जाता है और इस रीट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना होता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक की बात कही गई है? तो भाग 4 में कही गई। किसमें? भाग 4 में। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। नहीं देते, 37 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी हाँ होती हैं। दूसरा, राजनीतिक समता अथवा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को तानाशाही सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं, ये भी सही है। सी वाला क्या है? तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती हैं लेकिन वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है। तो हाँ, इसे पूछा गया जो असत्य कथन वो बताइए, तो यही हो जाएगा असत्य, सी वाला असत्य हो जाएगा। अब देखिए सर, लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से मत देकर करती है और तानाशाही व्यवस्था में जनता अपनी सरकार का चुनाव स्वयं नहीं करती है, अर्थात यह सरकार जनता के मतों पर निर्भर नहीं होती है लेकिन जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करते हैं। और तानाशाही सरकार जो होती है राजनीतिक समता, स्वतंत्रता अथवा उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती हैं। जैसे हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में हुआ था, तालिबानियों ने किया था, इसी तरह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। तो सही उत्तर देखते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त होते हैं, गलत है ये। दूसरा, भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के प्राधिकार प्राप्त है, ये भी गलत है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त, ये सही है, तो आंसर केवल सी सही है। अब देखते हैं डिटेल की। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक एवं नाम मात्र के अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का समस्त कार्य, औपचारिकता की समस्त शक्तियां और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के लिए जो है निर्णय जो है इनके नाम से लिए जाते हैं और वास्तव में जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के निर्णय वो होते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल समूह, ठीक। और इस प्रकार में जो है भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। एक बार परीक्षा में आया था बीपीएससी के कि नाम मात्र के होते कि वास्तविक होते थे? राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सी हो जाएगा, सी आंसर। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताना है। पहला कि मंत्रियों का राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, ये भी सही है। दोनों सही होने का सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर का। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। तो पहला, भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा तथा निम्न सदन को राज्यसभा कहा जाता है, गलत है। तीसरा, लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, तो सही है। पहला तो सही होने का सी आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। और इसका देखिए भारतीय संसद जो है द्विसदनात्मक है, अर्थात भारतीय संसद में 2 सदन व्यवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट थे? जिसका संबंध उसको बताना है। तो कटौती प्रस्ताव का है, ए आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसे बजट कहते हैं। ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो 112 में। नेक्स्ट देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसी क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबंध राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी सब। सिक्किम में, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 जगह, ठीक। नहीं, कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए में दिया है न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। कारण आर में दिया यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे का सही से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और दो दोनों ही सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर का। लिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कि बिग बैंग सिद्धांत को आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, सही है। दूसरा, ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया था, सही है। तीसरा, हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो ये जो है गलत है। और असत्य ही पूछा गया तो असत्य देगा सी वाला। अब देखिए सी क्यों असत्य है? क्योंकि ये हॉयल ने क्या बताया था कि हॉयल ने अपने संकल्पना में इस तथ्य को उजागर किया था कि ब्रह्मांड हर समय एक जैसा रहता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया संकुचन संबंधी अवधारणा दिया था, इसलिए गलत होगा। अब आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य वो बताना है। देखते हैं। पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना पर प्रस्तुत किया था, सही है। इसमें पहला सही हो जाएगा।
दूसरा है कि चेम्बरलेन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ये गलत है। अब इसे पूछा क्या गया कि असत्य पहचानिए, तो दूसरा वाला सत्य है। और तीसरा है सर हेराल्ड हेरोल्ड के हेराल्ड के जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुए हैं। तो ये जो है सही है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन इसे पूछा गया असत्य बताइए, तो असत्य जगह दूसरा, तो केवल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है? तो इसका देखते हैं सी 1 2 3 4, यानी उल्का पिंड है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा और भूकंप हो जाएगा, चारों हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 का। दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब 48 देखते हैं भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर देखते हैं पहले क्या होगा इसका। भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है, सही है। दूसरा है इसका कि भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, तो ये भी सही है। तीसरा पेंजिया के विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान, वही गलत है। पहला दूसरा सही होने का आंसर हो जाएगा डी। देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। एनसीईआरटी करने से जियोग्राफी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य, जो असत्य बता रहा है? देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, तो ये आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे। और ये क्या है कि आप लोग को अगर पढ़ना हो ये सब, तो आप लोग क्लास 7 का जो जियोग्राफी का पर्यावरण करके उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहां से क्वेश्चन पूछा था, वहां से भी उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, क्लास 7 का एनसीईआरटी जियोग्राफी का, तो वहां से सब आ जाएगा, आप लोग कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, तो पहले इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा बी। बी में आंसर हो जाएगा इसका। देखिए महासागर नितल का अपेक्षाकृत छोटा स्तर क्या कहलाता है? तो मग्न तट कहलाता है। उसके बाद समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत क्या कहलाता है? तो गाइओट कहलाता है। क्या कहलाता है? गाइओट। उसके बाद हो जाएगा महासागर नितल पर उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखला क्या कहलाता है? तो जलमग्न कटक कहलाता है। उसके बाद हो जाएगा डी वाला महासागर नितल पर लंबी पतली तथा तीव्र ढालों की खाई क्या कहलाती है? जलमग्न खाई कहलाती है। इसका देखिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो इसका देखिए इसे कूट दिया है, बताना है। तो पहला कि वृहत्तम हिमालय, ठीक है। दूसरा है पूर्वांचल पहाड़ी, ये भी सही है। तीसरा है शिवालिक श्रृंखला, ये भी पाई जाती है। चौथा है गारो पहाड़ियां, गलत। पांचवा है खासी और महादेव पहाड़ी, ये भी गलत। तो पहला दूसरा तीसरा सही होने का आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा आप लोग, जियोग्राफी में बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग का हो जाएगा कवर। देखिए ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे एक बार बना लेंगे आप लोग ना, तो कई बार आप लोग का याद हो जाएगा। कहीं यहाँ से प्रश्न आता है, नहीं तो मेंस में आप लोग फिगर जरूर बनाना रहेगा। मेंस में अगर प्रश्न आ गया ऐसा ना, तो आप लोग बनाना रहेगा। अब इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है इसके नीचे इसको कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान, ठीक। ऐसे जाके ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है, तो महाद्वीपीय उत्थान इसको कहते हैं। फिर इसको जो है जल में, पूरा जल है, सब जल है ना, तो इसको कहते हैं जलमग्न तट या जलमग्न कटक भी कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये द्वीप है, ये क्या है? ये द्वीप है, जो जल से थोड़ा सा ऊपर निकला रहता है, इसको द्वीप कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ये जो है, ये इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल कहते हैं इसको भी। फिर यहाँ पे क्या है? महाद्वीपीय, ये यहाँ पे क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट है ये यहाँ पर, ठीक। तो ये देखिए बनाने का मकसद ये है ना कि ऐसे ही मेंस में आप लोग बना देंगे, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा अन्य लोग से मिल जाएगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो इसमें हो जाएगा वृहत्तम हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियां, शिवालिक श्रृंखला, ये तीनों पाई थी, अभी बता चुके, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा रिवीजन हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर देखते हैं, हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। डी, तो गोखुर झील, विसर्प नदियां, गोफित वाहिका, इस सब का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका निर्माण नहीं करती है ये। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताना है। पहला है भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। दूसरा है सर्दी के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर रहता है। तो दूसरा पहला सही होने का सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? तो इसका आंसर डी, मृदाओं की प्रकृति एवं गुणों के आधार पर किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 56 नंबर पर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो इसका आंसर उसका हो जाएगा ले। ले जिला सबसे बड़ा है। अगर आपसे बात करें कि छोटा जिला बताइए कि जबकि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे, जो कि पुदुचेरी है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका आंसर सी महाराष्ट्र है।
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर कैमूर, जो कि लाइम स्टोर पाया जाता है कैमूर में, ये सही है। अब पूछा भी जाता है कि कौन सा चीज कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज वन की प्रतिक्रिया की प्राप्ति कहाँ पे है, ये जानना जरूरी है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और गया में। कोयला तो औरंगाबाद में। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर पठार में। गंधक कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। और सिलीमेनाइट जो है ये गया जिले में पाया जाता है, और सीसा भागलपुर में। बाक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में, जो कि खड़गपुर की पहाड़ियां, खपरा, मेरा, देवता, सारंग है। और रोहतास जिले में भी बाक्साइट पाया गया। कई बार पूछा गया कि रोहतास जिले में क्या पाया जाता है, तो बाक्साइट पाया जाता है। और बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? तो गया एवं नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। ये सब के बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया बिहार में बीपीएससी एग्जाम में, इसलिए बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? कौन इस रैंकिंग को जारी करता है? तो विश्व बैंक करता है। सी आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण करेंट का प्रश्न है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका आंसर भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तो दिया वैज्ञानिक, दूसरा दिया संबंधित तथ्य। कौन से वैज्ञानिक से कौन संबंधित तथ्य जुड़ा है? तो पहला है थियोफ्रेस्टस, ये क्या थे? वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, सही है। दूसरा कैरोलस लिनिथ, ये वर्गीकीय विज्ञान के जनक थे, सही है। तीसरा इवानोवेस्की, ये विषाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये भी सही। चौथा लुई पास्चर, जीवाणु विज्ञान के जनक, गलत है, क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जनक जो है ल्यूवेनहॉक है, ना कि लुई पास्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूवेनहॉक के बारे में पूछा था कि क्या थे, तो जीवाणु विज्ञान के जनक थे। तो डी वाला हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो डी वाला सही सम्मिलित नहीं है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ये पूर्णतया जलीय एवं अविभेदित पादप है, ये सही है। दूसरा, ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग आदि के होते हैं, भी सही है। तीसरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवाल के नाम है। तो ये जो इसे पूछा गया है कि जो सत्य में वही बताना है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तीसरा सही नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका आंसर होगा सी, यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलते हैं तथा घोंसले की पहरेदारी करता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया है, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। कारण आर में दिया, अमीबा में पोषण हेतु कूट पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। द्वीप ज्योतक ऊतक के प्रकारों का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया ऊतक के प्रकार, एक तरफ दिया कार्य की। कौन सा ऊतक कौन सा कार्य ये बताना है। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, शीर्षस्थ विभज्य ज्योतक क्या है? तने की लंबाई बढ़ाते हैं, सही है। पार्श्व विभज्य ज्योतक क्या होता है? तने की मोटाई बढ़ाता है, ये भी सही है। अंतर्विष्ट विभज्य ज्योतक क्या होता है? तने की लंबाई बढ़ाता है, तो ये सही सही सब है। अब इसमें सही नहीं है तो बताना है। द्वितीय का विभज्य ज्योतक क्या होता है? तने की पुनः लंबाई बढ़ाता है, तो ये जो है सही नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय जो होते हैं विभज्य ज्योतक ये क्या होते हैं? वृद्धि हेतु उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, जड़ों की वृद्धि करते हैं, ना कि तनों की। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं? तो इसमें पहला लैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा कायिक जनन, गलत। तीसरा अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, सही है। चौथा इसमें क्या है? उत्परिवर्तन, ये भी सही है। पांचवा इसमें आहारसूत्री विभाजन, ये भी सही है। छठा है क्लोनिंग, तो ये जो है गलत है, क्लोनिंग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कहाँ इसमें दिया है? आंसर सी हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई, जिसे हेल्डेन ने प्रीबायोटिक सूप कहा, ठीक है। दूसरा, प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषित थी, तो यही जो है असत्य कथन है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन पर, निम्न में असंगत युग्म कौन सा है? तो देखते हैं, एक तरफ दिया सूची फर्स्ट में भोज्य स्रोत और दूसरा सूची सेकंड में क्या दिया है? खनिज तत्व या विटामिन, मतलब किस भोज्य स्रोत में कौन सा खनिज या विटामिन मिलते हैं वो बताना है। जो असंगत है वही। तो देखते हैं, मछली और नमक में जो दिया है इसमें विटामिन डी, तो ये जो है असंगत है। अब क्यों असंगत है? देखिए, मछली की यकृत के जो तेल होता है उसमें विटामिन डी का प्रचुरता होती है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या दिया है कि नमक में भी दिया है, तो ये गलत है। नमक में क्योंकि NaCl का सूत्र होता है, पूछा था कि नमक का सूत्र बताइए, तो NaCl हो जाएगा। अब क्यों असंगत है? क्योंकि नमक में जो है सोडियम, क्लोरीन एवं आयोडीन जैसे खनिज पाए जाते हैं, ना कि विटामिन डी, ठीक। नहीं, देखिए दूध और केला में क्या है? फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है इसमें, जो कि अब इसमें फास्फोरस किसके लिए उपयोगी होता है? तो ATP, DNA एवं कोशिका झिल्ली निर्माण में प्रयुक्त होता है फास्फोरस। पालक और सेब में क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है, लौह यानी Fe, और ये स्रोत होते हैं इसके, जो कि हीमोग्लोबिन एवं साइटोक्रोम जैसे वर्णकों में मुख्य घटक होते हैं। फिर दूध और अंडे में, तो ये क्या होते हैं? कैल्शियम के स्रोत होते हैं इसमें, जो दांत एवं अस्थियों के विकास में सहायक होते हैं। तो इसमें असत्य पूछा गया, तो ए वाला हो जाएगा असंगत। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है मस्तिष्क का भाग, दूसरा दिया सकार्य, किस मस्तिष्क कौन सा कार्य होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, पहले डी हो जाएगा इसका आंसर। अब डी में क्या? प्रमस्तिष्क कार्य होता है, स्मृति एवं तर्क का केंद्र होता है ये। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ये क्या करता है? ताप नियामक केंद्र होता है ये। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? तो इसका आंसर होगा श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन करता है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? पेशीय संतुलन बनाए रखना, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पर। तो इसमें क्या है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। एक तरफ दिया राशि, एक तरफ दिया मात्रक। कौन सा राशि कौन सा मात्रक है ये बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर पहले देखिए बी हो जाएगा। तो आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, कई बार पूछा गया बीपीएससी परीक्षाओं में। ध्वनि का हो जाएगा डेसिबल, उसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा अर्घ, और ऊष्मा का कैलोरी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं 71 नंबर पर। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या है, तो ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो बताना है। तो इसका पहले देखते हैं दूरी का मान 0 होगा, गलत। दूसरा दूरी का मान वृत्तीय पथ पर जो है परिधि के बराबर होगा, ये भी गलत। तीसरा विस्थापन का मानक वृत्तीय पथ की परिधि के मान के 2 गुना के बराबर होगा, ये भी गलत। चौथा विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा केवल चौथा ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए सर डिटेल, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान 0 हो जाता है और किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के माध्यम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, सब फिजिक्स का प्रश्न है। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, तो इसमें पहला और चौथा असंपर्क बल के उदाहरण नहीं। पहला दिया 2 सतहों के मध्य लगने वाला बल घर्षण बल, और दूसरा है रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, यही जो है असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 73 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कार्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछा गया कि जो असत्य है वही बताना है। तो इसमें हो जाएगा पहला, केवल पहला ही असत्य है। देखिए क्यों असत्य है, क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, बराबर बोला है, उत्पन्न त्वरण के बराबर, तो ये नहीं, उसके गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक, नहीं देखिए इसलिए कार्य में केवल परिणाम होता है क्योंकि दिशा नहीं होती। हाँ, ऐसा होता है कि राशि से कार्य में केवल परिणाम ही उपस्थित होता है। तीसरा, यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। हाँ, होता है ऐसा, लेकिन इसमें असत्य ही पूछा गया, तो केवल एक ही असत्य है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है वो बताना है। इसका दूसरा और तीसरा असत्य है। दूसरा में दिया गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, तो ये असत्य है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, तो ये भी असत्य है। इसमें असत्य ही पूछा गया, तो दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर कहाँ दिया, बी हो जाएगा। अब इसका डिटेल देख सकते हैं कि देखिए असत्य की है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है तथा यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसका अर्थ यह है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है और इस तथ्य के आधार पर न्यूटन के निष्कर्ष निकाला कि वे विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य होता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, इसमें सही जो है वो बताना है। तो पहला, प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, सही है। दूसरा है प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही होने के कारण इसका आंसर सी हो जाएगा। तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण 2 निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है, तो ये सही है। दूसरा, उष्मा के केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो जो सत्य वो बताना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए उष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी तथा एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल होता है, जबकि केल्विन क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, पूछा गया कई बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य वो बताना है। पहला, प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होता है, हाँ होता है। दूसरा, वर्तुल गति जो है दोलनी गति होता है, गलत। तीसरा, प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होता है, ये भी गलत। तो इसमें पूछा गया जो असत्य वही बताना है, तो दूसरा तीसरा असत्य हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 78 नंबर का क्वेश्चन पर। स्थितियों का निदान करने के लिए MII में किसका उपयोग नहीं होता है, तो बी हो जाएगा, एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो पहला है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सही है। दूसरा, इसमें क्या कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, तो भी सही है। दोनों ही सही होने का सी आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि इसको जैसे पढ़ाना वैसे ही पढ़ाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएं, डिटेल में नहीं पढ़ाएं। आप लोग ऐसा बताइएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसमें क्या होता है, बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के निरूपित करता है, तो इसमें यह तीसरा चौथा है, यानी ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन क्या है, लोहे में चुंबक लगना और द्रव्य का संघनन, लोहे में चुंबकन और द्रव्य का संघनन, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा। आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है उसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें कि इनके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए तथा दूसरा तत्व आवेशहीन होना चाहिए, तो ये गलत है। अब यही असत्य पूछा गया, तो यही असत्य हो जाएगा, पहला असत्य होने का कारण ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रख सकते हैं।
आधुनिक आवास सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। हाँ, होती है। दूसरा, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। सही है। तीसरा, आवास सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो हाँ, ऐसा होता है। डी वाला, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह से नीचे जाने पर घटता है। ये गलत है। अब इसे पूछा ही गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहले, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल उत्तरदायी होते हैं। सही है। दूसरा, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। पहला दूसरा सही होने का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही वो बताना है। पहले, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गलत है। दूसरा है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो सही है। बी वाला सही होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट या सूची सेकंड में देखना है कौन सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ क्या होता है? सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेविन क्या होता है? कीटनाशक होता है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फ्लोरीन क्या होता है? तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ये दिया इसमें, तो यही सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, फ्लोरीन क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है। और कार्बन के जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या होता है? पंचभुजाकार या खडभुजाकार रूप में जुड़े कर एक पिंजरानुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं बताना है। पहला है, यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। भी सही है। तीसरा, अधिक मात्रा में इसके सेवन में उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भी सही है। चौथा है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तो ये जो है सही नहीं पूछा गया है, तो डी वाला ही सही इसमें नहीं है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 88 नंबर के क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी NSAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने NSAC यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया। सही है। दूसरा, यह सरकार को नवाचारों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाने के उपायों को सलाह देता है। ये भी सही है। पहला दूसरा सही होने का सी आंसर होगा। लेकिन करंट में बहुत हाई चर्चा में, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। सही है। दूसरा, मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। गलत है। इसे पूछा गया, जो सही बता रहे केवल एक सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन। मूल्य वर्धित कर यानी वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह एक बहुबिंदु कर संग्रह। ठीक है। दूसरा, यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है। गलत है। तीसरा है कि यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। ये गलत है। चौथा है, इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है। सही। तो पहला चौथा सही होने का सी आंसर हो जाएगा। कभी आप लोग कहेंगे तो अर्थव्यवस्था का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से प्रश्न कई बार आता है, तो उसको हम पढ़ा देंगे टॉपिक वाइज करके। आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। इसमें एक उपरोक्त में से कौन से कारक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय गणना किया जाता है या किए जाते हैं? तो इसमें पूछा गया। तो इसको देखते हैं 91 का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि उत्पादित वस्तु और सेवाओं का व्यय जो निर्यात किया जाता है लेकिन देश के भीतर बिक्री नहीं किया जाता है, तो सही है। दूसरा, राष्ट्र निजी उपभोग होता है, तो ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्र में उत्पादित नहीं होने वाले आयातों पर व्यय लगता है। ये गलत है। पहला दूसरा सही होने का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य उद्योग के आरंभ में निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाने को प्रेरित करते हैं? तब इसमें क्या है 92 का देखते हैं। इसे पूछा गया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है कि बड़ी मात्रा में पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। सही है। दूसरा है कि कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों की कमी। गलत। तीसरा है उपभोक्ताओं की निम्न क्रय शक्ति। ये भी सही। तो पहला तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें क्या देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया, पूछा गया कौन सा सही है वो बताना है, सही कथन को पहचानना है। देखिए यहाँ पर पहला कि इसका गठन जो है 2016 में एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। सही है। तीसरा, यह बैंकों और बीमा कंपनी के प्रबंधन निर्देशकों का चयन करता है। ये भी सही। पहला दूसरा तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहले, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया। सही। दूसरा, यह प्रणाली 2 पोर्टलों के माध्यम से चलती है। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन और दूसरा हो जाएगा अन्य वितरण। पहला और दूसरा दोनों ही सही होने का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। जीएसटी मुआवजा उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
तो इससे पहले कि यह उपकर जीएसटी राज्यों का मुआवजा अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किया गया, तो ये सही है। दूसरा, निर्यात या आयात किए जाने वाले सामानों पर उपकर लागू नहीं होता, तो ये गलत है। अब असत्य ही पूछा गया, यानी जो सही नहीं है वही बताना है, तो दूसरा सही नहीं है, तो दूसरा आंसर होगा केवल बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पाते हैं। इसमें क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है, तो इसको देखते हैं। पहला है इसमें कि जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है। दूसरा, जब उद्योग कम मात्रा में उत्पादन होते हैं। तीसरा है कि जब उद्योग प्रदूषण पैदा नहीं कर रहे हैं। चौथा है जब उद्योग एक बड़े कार्यबल को काम पर रख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता से लाभ होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अंतर फसलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला, अंतर फसलीकरण का मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच की जगह का उपयोग करना, सही है। दूसरा, अंतर फसलीकरण में मुख्य और अंतर फसल के बीच प्रतिस्पर्धा था, गलत। तीसरा, मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य फसल खराब होने के खिलाफ बीमा है, सही। चौथा, मुख्य फसल में फसल समान अवधि की हो भी सकती है और नहीं भी, ये भी सही। पहला, तीसरा, चौथा सही होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। जो नहीं है इनमें से वही बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी, ह्रासमान लागत विधि, ये नहीं है। अब आते हैं 99 नंबर का। नरसिम्हन समिति प्रथम और द्वितीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नरसिम्हन समिति के बारे में पूछा भी जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, इसमें विचार करना है कौन सा सही है वही बताना है। तो पहला है पारिस्थितिकीय तंत्र जीवमंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, सही है। दूसरा, पारिस्थितिकीय तंत्र सदैव आकार में बढ़ते, गलत। सदैव दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, जब कोई पारिस्थितिकीय तंत्र स्वस्थ होते हैं तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है। चौथा, वर्षा, ऊर्जा, तापमान जैविक घटक होते हैं, ठीक, गलत है। ये पूछा जो सही बताइए, पहला तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आ गए हम लोग 101 नंबर के क्वेश्चन पर, इसमें चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हाथी गलियारों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसमें है पहला कोयला खनन, सही उत्तर का प्रयोग करना है, कोयला खनन, ठीक है। दूसरा क्या है कि लौह अयस्क खनन, ये भी है। भवनों का निर्माण और रेलवे का निर्माण, ये भी सही है। तीसरा है सही भी होगा। चौथा है बिजली की बाढ़ का निर्माण, ये भी सही है। चारों ही सही है, कॉमन सेंस का प्रश्न था तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है, बहुत बार बीपीएससी की परीक्षा में इस प्रश्न से आया ब्लू कार्बन के बारे में और हमेशा चर्चा में रहता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक सांकेतिक वनस्पति द्वारा आयोजित तटीय, जलीय और समुद्री कार्बन सिंक है, ब्लू कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं 103 का। हाल ही में खबरों में रहा लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल मानवीय भाषा को समझने एवं जवाब देने में सक्षम प्रणाली है। तो ये देखिए एडिटोरियल करंट अफेयर में भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहले कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के शांति निकेतन को 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये गलत है। दूसरा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के होयसल के पवित्र स्मारकों के समूह को 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी गलत है। तीसरा, होयसल के पवित्र स्मारकों में शामिल चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा केवल बी, तो केवल तीसरा ही आंसर सही है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए होयसल मंदिर के बारे में यानी होयसलेश्वर मंदिर का है, होयसल मंदिर का ये बहुत ही प्रसिद्ध 2-3 पॉइंट बहुत है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। पूछा था कि किसके द्वारा निर्मित था, किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो ये क्या थे, होयसल राजा थे विष्णुवर्धन, इनके शासनकाल में निर्मित हुआ था। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये है भगवान शिव को समर्पित क्या चीज, होयसलेश्वर मंदिर। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसे कहते हैं, हेलेबीड मंदिर के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, हेलेबीड मंदिर के। अब नेक्स्ट देखिए चेन्ना केशव मंदिर जो कि बेलूर में है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चेन्ना केशव मंदिर जो है इसकी स्थापना 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बेलूर की यागाची नदी के तट पर निर्मित की गई थी। और ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में ये सब आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या कि पहला कि यह योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा कि इस योजना के माध्यम से कॉर्पोरेट हितधारकों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षण में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही होने का कारण आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब चलिए 106 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 सम्मेलन में प्रदर्शित प्रमुख कलात्मक वस्तु के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। पहला है कि लोंगपी पॉटरी क्या है, तो मणिपुर की तंगर उल नागा जनजाति इस मिट्टी के बर्तन का निर्माण करती है और इसके निर्माण में चाक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा अराकू वैली कॉफी, ये है, यह कॉफी ब्राजील की अमेजन नदी घाटियों में उगाई जाती है जो अरेबिका प्रकार की उत्कृष्ट कॉफी है, ये गलत है। ये पूछा गया जो कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं, वो बताइए, तो बी वाला सही सम्मिलित नहीं है। अब क्यों सही सम्मिलित है, देखिए अराकू वैली कॉफी जो है इस आंध्र प्रदेश के सुरम्य अराकू घाटी में उपजाई जाती है और यह जो है अरेबिका प्रकार की उत्कृष्ट कॉफी है, ना कि ब्राजील के अमेजन में, इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्राजील अमेजन दिया था, इसलिए गलत हो गया है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, भेड़ ऊन स्टोल क्या है, तो हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर की बौद्ध, भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजाति द्वारा इसे तैयार किया जाता है। किसे? भेड़ ऊन स्टोल को। नेक्स्ट है कि पवन बांसुरी क्या है, तो इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है। ये सब इसलिए बताती हैं ताकि आप लोग से अगर पूछा है तो गलत ना हो आप लोग का, वैसे इसका आंसर बी हो जाए क्योंकि गलत पूछा गया था इसमें। हाल ही के समय में चीन भूटान सीमा तनाव काफी बढ़ा हुआ है। भूटान के किन क्षेत्रों में चीन ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यूपीएससी में क्या करता है, मैप वाइज पूछ लेता है, लेकिन शायद बीपीएससी में ना पूछे, लेकिन एक बार आप लोग मैप जरूर देख लीजिएगा इसका। तो इसका आंसर होगा तीनों ही, 1 2 3 डी आंसर इसका हो जाएगा। तो डोकलाम क्षेत्र में विवाद भी है, जकारलुंग में भी है और पासम लुंग में भी। कहाँ पे? डोकलाम में, जकारलुंग में और पासम लुंग में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन सीमा कर किन वस्तुओं पर आरोपित किया गया है? तो इस्पात पे, सीमेंट पे, हाइड्रोजन पे, एल्यूमिनियम पे, उर्वरक पे और बिजली पे किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो ऑप्शन है सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, 7वां गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 वाला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रक्षा क्षेत्र से है। पूछा जा सकता है, करेंगे बहुत ही चर्चा में था। अब ये महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों का इसमें जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य। इस प्रोजेक्ट के तहत महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथों का अध्ययन करके प्राचीन भारतीय रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, कामदंक का नीति सार हो जाएगा, और उसके बाद तमिल कवि जो थे तिरुवल्लुवर, उनका तिरुक्कुलर हो जाएगा। ये सब से इनका क्या करना है, इसको एकत्रित कर दिया जाएगा, शिक्षा शास्त्र से एकत्रित करके आधुनिक सैन्य में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसको, अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द विजन 5T का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर होगा ए, सुशासन से इसका संबंध है। अब देखिए 5T का मतलब क्या है, तो टी, एक टी से हो जाएगा टाइम, दूसरे से होगा टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, तीसरा जो टी हो जाएगा उसका हो जाएगा टीम वर्क, यानी टीम वर्क मतलब जो भी टीम रहेगी उससे जो कार्य करेगी। और फिर उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यानी परिवर्तन। ठीक, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। अभी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो होगी अपनी चरम सीमा पर होगी, इसमें ये बताया गया है। और इस आउटलुक में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करके हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 14% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 40% तक किया जा सकता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में भारत के लिए यह चिंता जाहिर की गई है कि अगले 3 दशक में अन्य देशों की तुलना में ऊर्जा की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होगी। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की कब हुई थी? तो ये इसका 2009 में स्थापित हुआ था। कब? 2009 में हुआ था। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। पूछा जाता है गैर सरकारी के अंतर सरकारी, तो अंतर सरकारी संगठन है ये। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। और भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य रहा है इसका भारत। और इसकी कार्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है इसका कार्य। इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग प्री पास कर लेते हैं तो मेंस में जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट से कोई भी रिलेटेड आए तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कुछ पॉइंट इसका, ताकि आप लोग का नंबर भी बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इन्वायरमेंट में से या तो कोई भी योजनाओं से आपका तकनीकी से या तो कोई सूचकांक से आपका आता है क्वेश्चन, उसमें आप लोग जोड़ सकते हैं इसको। हाल ही में चर्चा में रहे 64 योगिनी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला वह भारत की नई संसद भवन की इमारत 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें दिया है कि इस मंदिर का निर्माण कच्छप वंश के राजा देवपाल ने करवाया था, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें केवल तीसरा ही सही होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अब पहला क्यों गलत है? देखिए भारत की नई संसद भवन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नई संसद भवन नहीं है, यहाँ पुरानी संसद भवन की इमारत जो है 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है, तो यहाँ पुरानी करना चाहिए था। और दूसरा इसमें दिया कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए गलत हुआ क्योंकि यह मंदिर जो है 64 योगिनी मंदिर ये स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में गुजरात के अब तटीय तलछट में खोजे गए वैनेडियम दुर्लभ धातु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य जो गलत है वो बताना है इसमें। तो देखते हैं। पहला इसमें दिया है कि इस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, ठीक है ये। फिर दूसरा है ब्राजील वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक, जैसा हाँ है। तीसरा है कि इस धातु में तन्य क्षमता नहीं होती, तो ये गलत है। चौथा, यह धातु मुख्य रूप से केवल पेट्रोनाइट खनिजों में पाया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा चौथा गलत होने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य जो गलत है वो बताना है। पहला है कि हाल ही में कैमन द्वीप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो हाँ हटाया है। दूसरा, कैमन द्वीप पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, तो ये गलत है। तीसरा है कैमन द्वीप 3 द्वीपों ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैकेन से मिलकर बना है, तो ये सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछा था कौन सा सत्य ये बताइए तो पहला और तीसरा सत्य हो जाता, लेकिन इसे पूछा जो असत्य वो बताइए, तो इसमें दूसरा वाला असत्य है, तो आंसर इसका हो जाएगा केवल ए, मतलब केवल दूसरा वाला असत्य आंसर हो जाएगा। अब क्यों गलत है देखिए, ये जो कैमन द्वीप है ना ये पश्चिमी कैरेबियन सागर में स्थित है और इसमें क्या दिया पूर्वी कैरेबियन सागर, इसलिए गलत हो गया था। खबरों में रहे रिवर डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
देखते हैं इसमें, पहला इसमें क्या दिया है कि एशियाई और दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों ने रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया है। तो ये क्या है, इसमें सत्य पूछा गया तो ये गलत है। दूसरा, रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाने वाले देशों में पाकिस्तान शामिल नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, न तो एक सही और न ही दो सही है, दोनों ही गलत है। अब देखिए इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले देश कौन कौन से इंपॉर्टेंट जान सकते हैं आप लोग। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील, बोलीविया, कंबोडिया, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला है इस जो है डॉल्फिन वैश्विक घोषणा को अपनाने वाला। इसका उद्देश्य कि दुनिया की 6 शेष रिवर डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना। अब इन 6 प्रजातियों में शामिल कौन कौन सी हैं, तो गंगा रिवर डॉल्फिन जगह सिंधु रिवर डॉल्फिन, इरावदी रिवर डॉल्फिन, तुकुजी रिवर डॉल्फिन और यांगची फिनलेस प्रोपोइस जो है डॉल्फिन। तो देखिए गंगा रिवर डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण, सिंधु रिवर डॉल्फिन और इरावदी रिवर डॉल्फिन इन सब के बारे में यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब आ सकता है चर्चा में, करंट अफेयर बहुत रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के 2 शहरों के मध्य प्रदेश और ओडिशा को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया असत्य बताइए, तो पहला वाला असत्य हो जाएगा। दूसरा, केवल फिल्म एवं डिजाइन के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शहरों को शामिल किया जाता है, तो असत्य भी बताना है इसमें, तो दूसरा वाला भी असत्य हो जाएगा। तो दोनों का आंसर असत्य होने के कारण सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों कथन असत्य क्यों है। देखिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी, 2004 में की गई थी, और इसमें कुल 7 रचनात्मक श्रेणी में शहरों को शामिल किया जाता है। अब कुल 7 रचनात्मक श्रेणी कौन कौन से, तो शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी जो होता है, साहित्य और संगीत, ये सब 7 जो है रचनात्मक श्रेणी होते हैं। अब देखिए हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर को, संगीत एवं केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में यूसीसीएन द्वारा शामिल किया गया है। किसको, तो देखिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शामिल किया गया। किसको, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत एवं केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में, ये महत्वपूर्ण आ सकता है। अब यूसीसीएन में शामिल भारत के शहर कौन कौन से हैं, जयपुर हुआ 2015 में जो कि शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल हुआ था। वाराणसी हुआ था 2015 में जो कि संगीत श्रेणी में शामिल हुआ था। उसके बाद चेन्नई हुआ 2019 में जो कि संगीत श्रेणी में भी शामिल हुआ था। मुंबई 2019 में शामिल हुआ जो कि फिल्म श्रेणी में शामिल हुआ था। फिर उसके बाद हो जाएगा हैदराबाद जो है 2019 में शामिल हुआ जो कि गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल हुआ था। उसके बाद आएगा छठे नंबर पे श्रीनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीनगर है, ये 2021 में शामिल हुआ शिल्प और लोक कला श्रेणी में, यूसीसीएन की श्रेणी में, बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना भी बताएं डिटेल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घटनाक्रम में संबंधित शरणार्थी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है केंद्र सरकार की पुनर्वास व्यवस्था के तहत उन्हें त्रिपुरा में अस्थायी निवास दिया गया था, ये भी सही है। दूसरा, वर्तमान में पहली बार ब्रू शरणार्थी को त्रिपुरा में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया गया, ये गलत है। तीसरा है ब्रू जनजातियों की जो है रियांग के नाम से जानी जाती है, ब्रू जनजाति किसके नाम से जानी जाती है, रियांग के नाम से, तो ठीक है सही है। पहला और तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला मतलब ए वाला सही है, पहला और तीसरा सही होने के कारण। अब दूसरा क्यों गलत है, देखिए इसमें क्या, वर्तमान में जो पहली बार ब्रू शरणार्थी को त्रिपुरा में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिया, ये जो दिया गया था, ये क्या है कि हाल ही में सरकार की पुनर्वास व्यवस्था के तहत ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में अस्थायी निवास दिया गया था एवं पहली बार ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया गया, और इसमें क्या दिया गया है, त्रिपुरा में, इसीलिए गलत हो गया। मिजोरम रहता तो सही हो जाता, तो इसका आंसर अभी बताएं, ए हो जाएगा। खबरों में रहे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, इसमें असत्य बताना है, तो डी वाला असत्य। इसमें इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 11 अंकों की विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी, यही वाला असत्य है। यहाँ पे 12 अंक रहना चाहिए तब सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया गया था। इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, हाँ होगी। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रणाली, तो हाँ इसके द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। इसमें पूछा गया असत्य बताइए, तो असत्य हो जाएगा, ठीक। अब क्यों असत्य तो बता दिए आप लोग को, चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कि पूर्वी कॉरिडोर खाड़ी क्षेत्र के यूरोप से जोड़ता है, गलत है। दूसरा है कि उत्तरी कॉरिडोर भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है, ये भी गलत है। तो इसमें सत्य कोई भी नहीं, तो आंसर होगा न तो एक और न ही दो, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्यों गलत है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर विशाल एवं महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर में विजन के था। उसके बाद इस कॉरिडोर में जो है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग कॉरिडोर शामिल है, कौन कौन से, पूर्वी कॉरिडोर और उत्तरी कॉरिडोर। पूर्वी कॉरिडोर में है जो कि भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है, और उत्तरी कॉरिडोर है जो खाड़ी को यूरोपीय से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर अभी आप लोग को क्या बताएं, डी आंसर हो जाएगा। अब 120 का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, इस टेलीस्कोप को घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए बनाया जा रहा था, तो इसका दोनों ही सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य बताना है। पहले, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान का नाम हामून दिया गया, तो ये यहाँ दिया गया था। दूसरा, हामून नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया, तो यही जो है असत्य है, तो केवल दूसरा आंसर हो जाएगा बी। अब हामून नाम सऊदी अरब द्वारा नहीं दिया गया, ईरान द्वारा दिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं
क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में जब कोई आता है, चक्रवात आता है या तूफान आता है मतलब, और किसी देश में ऑपरेशन चलाया जाता है हम लोग के देश से, तो वहां से प्रश्न जरूर आता है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कि हाल ही में भारत में आधिकारिक रूप से ब्लू बॉन्ड जारी किया गया, ये गलत है। दूसरा है कि विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड वर्ष 2018 में सेशल्स द्वारा जारी किया गया था, तो ये सही है, सत्य है, तो केवल दूसरा ही सत्य बी आंसर होगा। पहला क्यों असत्य? क्योंकि भारत द्वारा आधिकारिक रूप से अभी तक ब्लू बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। ये क्या है कि सेबी द्वारा जो है वर्तमान में नीतिगत रूपरेखा निर्मित किया जा रहा है, आगे भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए आंसर केवल दो सही है। चला, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित जो है एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में किया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस शहर के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के हाजीपुर शहर के रहने वाले हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2020 से 25 तक। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल का किशोर वय लिंग अनुपात राज्य के औसत से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का ए सारण। नेक्स्ट देखिए, बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आंसर 1973 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य सचिवालय का प्रावधान निहित है, तो इसमें है अनुच्छेद 188 में, सी आंसर हो जाएगा। अब अनुच्छेद 178 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 182 में क्या किया गया, तो इसके तहत जो है, इसके तहत विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति से संबंधित प्रावधान है, ठीक, ध्यान रख सकते हैं। सौर स्ट्रीट लाइट योजना का बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इसका आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए क्यों, किसकी द्वारा नहीं किया है, देखिए ग्राम पंचायत द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ग्राम पंचायत इसमें नहीं दिया है, इसीलिए ए हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं, साली में आयोजित द्वितीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सबाकामी की अध्यक्षता में किया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बीपीएससी जब भी एग्जाम दीजिए हर एक ईयर पूछा जाता है बौद्ध संगीति के बारे में, या तो उसका स्थान पूछ लिया जाता है या तो उसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। हम जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ पेपर देखे हैं, उसमें एक ईयर जब गैप हुआ है पेपर में, नहीं तो हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो आप जरूर याद करिएगा, जिसको याद नहीं है ठीक से याद कर लीजिए, इजी रहेगा। तो इसमें क्या है कि सबाकामी अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब पूरा बता देते हैं आप लोग को। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ थी, वैशाली में, इसकी अध्यक्षता की थी सबाकामी में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलितीस पुत्र ने। फिर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, ठीक है, पहली शताब्दी में, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये ध्यान रखने योग्य है, 12 पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी भद्रबाहु के। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1225 ईस्वी में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन के चयन कीजिए। पहला कि गगनयान मिशन को GSLV-M के तृतीय द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये क्या है कि यही गलत है, असत्य ही है, तो यही वाला ए आंसर हो जाएगा। अब ये असत्य क्यों है, क्योंकि गगनयान मिशन को GSLV-M के तृतीय द्वारा नहीं बल्कि LVM-3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा, LVM-3 द्वारा। और इसमें और क्या है बी वाला, कि गगनयान मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजना की एक महत्वपूर्ण जो है योजना है, ठीक है। तीसरा है कि इस मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम भी शामिल है, हाँ है ये सब शामिल। इसमें असत्य पूछा गया, तो ये वाला असत्य हुआ। क्यों असत्य बता दिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4G एवं 5G के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि 4G की विलंबता 200 मिलीसेकेंड है, जबकि 5G की विलंबता 5 मिलीसेकेंड है, गलत। दूसरा 5G सुविधा के लिए बेस स्टेशन के रूप में सेल टावर्स का उपयोग किया जा रहा है, ये भी गलत है। तो इसका देखिए पूछा है ऊपर कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा डी, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला क्या दिया है, पहला दिया कि इसकी सहायता से अंतरराष्ट्रीय लेन देन करना सस्ता होता है, हाँ होता है। दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है, तो हाँ है। दोनों ही सही होने का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो एक डिजिटल संपत्ति है जिसे एक्सचेंज के माध्यम से के रूप में काम करने हेतु डिजाइन किया गया है, जिसे व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड एवं कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूद एक बही खाता में संग्रहित किया जाता है। और ये अभी क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग यहाँ मान्यता नहीं दिया गया है भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि LCH को हवा से हवा और हवा से पानी के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है, तो ये सही है। दूसरा सही होने का केवल दूसरा, तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर यानी ये किसी तरह एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है, जो कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इस तरह हल्के हमले वाले हेलीकॉप्टर के रूप में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसमें दिया गया कि हवा से हवा और हवा से पानी, इसलिए गलत हो गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन उपग्रह तंत्र यानी IRNSS के मार्गनिर्देशन तंत्र को साझा करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? पहला है कि IRNSS अपने उपयोगकर्ताओं को मानक स्थिति निर्धारण सेवाएं यानी SPS प्रदान करता है, ठीक है, सही है। दूसरा, नाविक केवल भारत में ही सेवाएं प्रदान करता है, तो ये गलत है। तीसरा है कि नाविक L5 को अंतर वैश्विक मार्गनिर्देशन उपग्रह तंत्र अनुप्रयोगों के लिए समुद्री सेवाओं के लिए रेडियो तकनीकी आयोग यानी RTCM में शामिल किया गया है, तो ये सही है। तो पहला तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा MN रॉय थे। इनका फुल नेम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो ऐसा हो सकता है, पूछा सकता है। इस पॉइंट है कि MN रॉय का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और पॉइंट इनके बारे में कि MN रॉय पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया चले गए थे और जावा सुमात्रा से अमेरिका चले गए थे। और अन्य पॉइंट ये है कि अमेरिका में जब ये गए थे तो वहाँ पे MN रॉय जो है मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ गए थे। ये पूछा जा सकता है किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? मार्क्सवादी। फिर MN रॉय ने मैक्सिको की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और मैक्सिको की क्रांति में ही इनके योगदान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि MN रॉय के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें 1920 में मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी थर्ड इंटरनेशनल में आमंत्रित किया गया और उन्हें अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया। और 1921 में MN रॉय को मॉस्को के प्राच्य विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पर नियुक्ति प्राप्त हुई। फिर 1921 से 1928 तक ईस्वी के दौरान MN रॉय ने कई पत्रों का संपादन किया, जिनमें इनके पत्र क्या कहते हैं? वानगार्ड और मासेज मुख्य पत्र थे इनके। पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा निकाला गया पत्र है वानगार्ड और मासेज, तो ये MN रॉय द्वारा। अन्य इनका पॉइंट है कि 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने MN रॉय को गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कैद की सजा मिली ने और नवंबर 1936 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद जेल से निकलने के बाद जो है कांग्रेस की नीतियों से MN रॉय का मतभेद रहा है और उन्हें 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। अब ये पूछा जा सकता है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? MN रॉय द्वारा किया गया। सक्रिय राजनीति से दूर होकर उन्हें देहरादून में रहने लगे और जहाँ 25 जनवरी 1954 को उनकी मृत्यु हो गई। ये सब पॉइंट याद रख सकते हैं आप लोग। बीपीएससी पूछा जा सकता है कुछ भी, बीपीएससी का सिलेबस में से ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही जो आप लोगों को नहीं लगे कि पूछा जाएगा वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना गया। एक दो पॉइंट और याद रखिए जो पूछा जाता है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। किसको? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न और आता है कि जननायक के नाम से कौन जाना प्रसिद्ध है, किसको जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। ये सब ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया। बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी जानिए कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 343 में और अनुच्छेद 351 तक है। उसके 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये पूछा जाता है, डेट याद रखिएगा। चलिए देखिए डायरेक्ट अब मैथ का प्रश्न आ गया और रीजनिंग का कहीं रहेगा, तो इसका हम आंसर डायरेक्ट बता देंगे। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4920 रुपए हो जाएंगे। इसको आप लोग लगा सकते हैं। 10 प्रश्न इसमें रहता है मैथ से। किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर, चलिए इसका भी आंसर बताते हैं। डी होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 1200 रुपए आएगा। कितना? 1200 रुपया इसका डायरेक्ट आंसर। अब देखिए 143 का क्या होगा? बी हो जाएगा। बी में 2000 रुपए हो जाएंगे। फिर 144 का क्या होगा? 144 का हो जाएगा बी, 1680 रुपए। फिर 145 का क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा बी, 6 संबंधी 1। फिर उसके बाद आ जाएगा, देखिए अब रीजनिंग का ये प्रश्न आ गया, तो इसका आ जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 147 में देखते हैं, 147 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक प्रश्न जरूर आता है, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन हो गया, ये सब ना आप लोग, और कैलेंडर हो गया, ये सब आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए और प्रैक्टिस कर लिया करिए सबका इक्वेशन का। और प्रीवियस उठा लीजिए बीपीएससी का, वहां से प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा कैसा प्रश्न मैथ का रीजनिंग का पूछा जाता है। चलिए जो मैथ में कमजोर हो उनके लिए ये बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए 148 का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, कैलेंडर का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं 149 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 150 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन का आ गया ना, तो ये सब प्रश्न है, डायरेक्शन बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, यही तक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर आप लोग को डिटेल इतना जानना है तो जरूर बताइएगा। अगर लॉन्ग वीडियो आप लोग को लगे कि मैम थोड़ा शॉर्ट में बताइए डिटेल, तो शॉर्ट में भी बता दिया जाएगा। आप लोग जैसा बताइए। ये सब डिटेल कुछ कुछ अपने से भी बताया गया है जो आपको मालूम था, कुछ कुछ